नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे एनटीए नेट मार्च 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, जिसमें हमने 70 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए 100 प्रश्नों तक आज की क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनटीए नेट का एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव होता है पेपर सेकंड वो 100 नंबर का आता है आप लोगों का। तो 2 क्लासों के अंतर्गत हम 70 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब जो बचे हुए हमारे 30 प्रश्न हैं आगे के, आज की क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। एनटीए नेट के लिए तो है ही, साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से जो है परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए एक एक प्रश्नों को बिल्कुल समझते हुए बार बार रिवाइज करते हुए आपको चलना है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपने तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। सूची 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए। एक तरफ जो है ये शेखर एक जीवनी रचना दी गई है, दूसरी तरफ जो है खंड या शीर्षक दिया गया है कि कितने खंडों में बांटा हुआ है इस रचना को और किन किन शीर्षकों में इसे बांटा गया है। तो इसे हमें मिलान करना है। प्रथम जो खंड है, प्रथम खंड का क्या नाम रहेगा? उषा और ईश्वर। दूसरे खंड का नाम रहेगा बीज और अंकुर। तीसरे खंड का जो नाम है इसका वो है प्रकृति और पुरुष। चौथे खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। इस प्रकार से शेखर एक जीवनी के अंतर्गत जो ये 4 खंड हैं, इन चारों के अलग अलग ये नाम है। इन नामों को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न उत्तरों में भी इनका पूछ लिया जाता है और मिलान में भी पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई इसका आंसर नहीं देखा हमने, तो प्रथम खंड का जो नाम है वो है उषा और ईश्वर। तो ए का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन में जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 72। प्रश्न 72 में दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ कहानी के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ जो है पात्रों के नाम दिए हुए हैं। किस कहानी का कौन सा पात्र है, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किरण किस कहानी का पात्र है। तो किरण किस कहानी का पात्र है? ये है कानों में कंगना। कानों में कंगना जो कहानी है वो है राधिका रमन प्रसाद जी की। राधिका रमन प्रसाद का पात्र क्या रहेगी? किरण। तो यानी कि कानों में कंगना जो कहानी है उसकी पात्र होगी किरण। तो ए का 2 हमें बी ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। तो लक्ष्मा जो है, लक्ष्मा कोशी का घटवार, जो कि शेखर जोशी की कहानी है। लक्ष्मा कहानी का जो लक्ष्मा पात्र है वो कोशी के घटवार कहानी का है। किसकी कहानी है कोशी का घटवार? शेखर जोशी की। उसके बाद जो अनीता पात्र है वो रहेगा राही। राही जो कहानी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। फिर है श्यामनाथ। श्यामनाथ जो पात्र है वो है चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 73। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें नाटकों को देखने को मिलेगा, नाटक देखने को मिल रहे हैं और साथ ही उनके पात्रों से हमें मिलान करना है कि किस नाटक का पात्र कौन है। तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो पात्र है चंद्रगुप्त नाटक का, इनमें से जो लीला पात्र है, लीला चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है चंद्रगुप्त नाटक। उसके बाद जो है अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का यह नाटक है। तो इसका पात्र इनमें से है मुन्नी जो है अंजो दीदी की पात्र है। अंजो दीदी जो नाटक है मुन्नी पात्र है इसके अंतर्गत। फिर है बकरी के अंतर्गत इन दोनों में से कौन पात्र है ये बताना आपको। बकरी जो नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, आपको सभी को पता है। तो राम नाम का एक पात्र है बकरी के अंतर्गत और स्कंदगुप्त में जयमाला। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा सी ए का 4, यानी इन 2 ऑप्शनों में है। लेकिन फिर मिलान किया हमने तो अंजो दीदी जो है मुन्नी बी का 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस प्रकार से
जो है आप लोगों को मिलान करते हुए अच्छे से समझते हुए प्रश्नों को करना है, क्योंकि अगर इन रचनाओं को आप नहीं पढ़ोगे तो इनके अंतर्गत दिए हुए पात्रों को आप नहीं समझ पाओगे और ना ही ये पता चलेगा कि कौन सी पंक्ति जो है किस नाटक से या किस कहानी से या किस रचना से ली गई है। तो एक बार से आप लोगों को इन NT-NET के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं दी गई हैं वे आपको एक बार से सभी नाटक, कहानी, उपन्यास आपको को अच्छे से रीड करना है, उनको उसकी समीक्षा उद्देश्य के साथ कि इसमें किस उद्देश्य के साथ ये रचना लिखी गई है, जो कि आपकी NT-NET में तो मदद करे, NT-NET के लिए तो हेल्पफुल रहेगी। साथ ही जो है ये TGT PGT परीक्षाओं में भी उनके अंतर्गत अंदर से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस रचना के अंतर क्या कथा वस्तु है, क्या जो विषय वस्तु रही है, इसकी क्या समीक्षा रही है, किस उद्देश्य से ये रचना लिखी गई है और क्या भाव रहे हैं पात्रों के। इस प्रकार से हमें पूरी की पूरी जो कहानी को समझ लेना है। तो अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि हमें रचनाएं पढ़नी है, तो मैं एक क्लास रचनाओं की भी लेकर के आने की पूरी कोशिश करूँगी। एक NT-NET के पाठ्यक्रम के अनुसार एक जैसे हमने कहानी एक दिन पढ़ ली, फिर पूरी तरह से उसको समझ करके पूरी कहानी को रीड कर लिया अच्छे से, उससे आपको पात्रों की भी समझ होगी, साथ ही संपूर्ण कथा वस्तु को अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर आप स्वयं से सेल्फ स्टडी करना चाहो तो आप बुक ले करके अच्छे से उसकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप लोगों को इन जितनी भी रचनाएं हैं NT-NET के नए पाठ्यक्रम में इंक्लूड की हुई है, तो उन सभी रचनाओं को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है प्रश्नों को निकालने के लिए। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74 प्रश्नों को हम देखते हैं। केवल मेरा इस प्रश्न पत्र को कराने का ये उद्देश्य ये था कि आपको ये प्रश्नों को देख करके समझ हो जाए कि परीक्षा में प्रश्न पूछे किस प्रकार से जाते हैं। तो देख लेते हैं। जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, जो कि चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 4 संग्रह किए गए हैं इस चिंतामणि के। तो इन संग्रह के जो संपादक है वे कौन रहे हैं, ये आप लोगों को इससे मिलान करना है। तो देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 का जो मिलान होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से, क्योंकि चिंतामणि निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 का संपादन किया है। उसके बाद चिंतामणि भाग 2 का संपादक रहेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। चिंतामणि भाग 3 के संपादक माने जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और चिंतामणि चतुर्थ भाग के संपादक माने जाते हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश। इस प्रकार से आपको जो है मिलान करते हुए प्रश्नों का आंसर देना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा A का 3, तो 2 का 1, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो 3 का जो ये है 2 हो जाएगा। इस प्रकार से C ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देवनागरी लिपि का मानकीकरण करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, फिर किसने किया, फिर किसने किया, उस तरह हमें लगाना है क्रम वाइज। तो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण करने का प्रयास इनमें से किसने किया था, ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव से देवनागरी लिपि का मानकीकरण का प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा संगठित लिपि सुधार समिति का नंबर आया था। फिर उसके बाद जो है नंबर 3 पर आएगा काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। उसके बाद जो है नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में जो है नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो गठित परिषद
से जो मानकीकरण का, देवनागरी लिपि का मानकीकरण का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है हमारा आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद द्वारा। इस तरह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 में क्या दिया हुआ है, तो 76 में है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कीर्तियों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रामविलास शर्मा जी की जो कीर्तियाँ हैं उनको हमें क्रम वाइज लगाना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि सबसे पहले आएगा आस्था और सौंदर्य, फिर भाषा और समाज, उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसके बाद जो है नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर सबसे लास्ट में प्राचीन भारत के भाषा परिवार। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा 77 स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले इसके बाद में लगाइए। यानी स्थापना वर्ष के आधार पर ही हमें जो है इन संस्थाओं को क्रम से लगाना है। तो इन संस्थाओं को क्रम वाइज हमें लगाना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा ब्रह्म समाज आएगा सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। उसके बाद जो है प्रार्थना समाज आएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। उसके बाद जो है इनमें से आएगा प्रार्थना समाज के बाद आर्य समाज, क्योंकि इसकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना जो है ये भी 1867 में की गई। तो प्रार्थना समाज और आर्य समाज की स्थापना एक ही सन में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई, फिर उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में की गई। इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 77 का बी, क्योंकि पहले ये आएगा ब्रह्म समाज, उसके बाद जो है ब्रह्म समाज, फिर जो है प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। इनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है सन को, क्योंकि डायरेक्ट सन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा स्वराज्य आंदोलन आया था निकल के बाद में सबसे लास्ट में। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78 कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो कामायनी के जो ये सर्ग दिए हुए हैं इनको हमने पहले से और फिर बाद के में लगाना है। सबसे पहले कौन सा सर्ग आएगा, तो सबसे पहले वैसे आता है चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इनमें से देखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखाई देगा श्रद्धा ही, क्योंकि तीसरे नंबर पर आएगा चिंता, आशा, श्रद्धा, तीसरे नंबर का है हमारा ये श्रद्धा। तो 15 सर्ग है कामायनी के, तो 15 सर्गों को आपको क्रम वाइज याद कर लेना है। क्या पता किस पर कौन कौन से ऑप्शन में हमें दे दिए जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। सबसे पहले श्रद्धा, फिर आएगा काम, फिर आएगा जो है नंबर 4 वाला लज्जा, फिर आएगा नंबर 1 वाला कर्म, फिर आएगा ईड़ा। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए कि किस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष पहले आया, फिर उसके बाद इस प्रकार से हमें लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा भाई, इसमें इसका आंसर होगा भाई सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पहले सबसे पहले मैला आंचल आएगा, फिर आएगा झूठा सच यशपाल का, फिर नंबर 1 राग दरबारी, फिर उसके बाद जो है मानस का हंस, फिर मनु भंडारी का आपका बंटी। वैसे जो ये आयोग ने इसका आंसर में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था बच्चों ने, उसका जो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, इसलिए जो थोड़ा सा इस आंसर को भी हम थोड़ा सा डाउटफुल रखेंगे। तो
देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 80, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले अब हमें कहानियों को देखना है, तो देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले आएगी कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद की, फिर उसके बाद आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का, फिर ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की, फिर आएगी परिंदे निर्मल वर्मा की, फिर राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी की। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 81, अंधेर नगरी नाटक में पहले के बाद में कहे गए संवादों का क्रम अनुसार निर्धारित कीजिए। इसमें आप लोग अंधेर नगरी नाटक को आप पहले अगर पढ़ चुके होंगे तो ही आप इसका सही आंसर देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो संवाद है पहला संवाद कब किन्होंने बोला कि इस प्रकार आप जो समझ बेस के साथ ही हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इसका मैं आंसर ही बता दूंगी आपको डायरेक्ट, तो हो जाएगा डी आंसर। पहले आएगा लोप, आपको मूल है लोभ मिटावत मान, जो ये पहले ये पंक्ति आई थी। फिर उसके बाद जो है चना चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले, इस प्रकार से दूसरे नंबर पर ये है। फिर तीसरे नंबर पे है चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाय बिहाई। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। फिर आएगी ये चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन सभी हटाया। फिर लास्ट अंतिम पंक्ति होगी चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये अभिकथन और तर्क के दिए हुए हैं। ये भी प्रश्न हमारे समझ बेस के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार से। सही आंसर तक मैं आप लोगों को पहुंचा देती हूं, और बिल्कुल समझ के साथ पढ़ते हुए आपको प्रश्नों तक करना है। तो देख लेते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये बात सही है। कहाँ तक सही है कि भौगोलिक परिवेश होता है जो भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो हमारा भौगोलिक आसपास का परिवेश होता है वो भाषा की मानकीकरण यानी कि भाषा की शुद्धता की प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बिल्कुल सही है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। जो सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे जो सबल कारण है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 83, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलहाती है। खलहाती भी है। जो बघेली बोली के हैं, कहा गया है कि इनके दो नाम है खलिया और लरिया और खलहाती। बघेली बोली के कौन कौन से दो नाम हैं? लरिया और खलहाती। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। और दूसरा कथन देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये बिल्कुल सही कथन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए कथन जो है असत्य है और दूसरा जो है सत्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 84, इसमें भी हम कथन देख लेते हैं। तो कथन हम पढ़ते हैं। तो गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उसके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उसकी भाषा में वही वेदकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा परमहंस जो रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई थी। जो ये कथन है गांधी जी के संबंध में, ये कथन जो है सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही कहा गया है गांधी जी के संबंध में। और फिर गांधी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है गांधी जी के संबंध में। तो ए और आर दोनों सही है।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं भाई। एक सेकंड भाई। 85 इसका आंसर 84 का हमारा दोनों कथन सही है, ये हमने देख ही लिए थे। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए। 85 प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजिडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। जो ये आपका बंटी उपन्यास है मनु भंडारी जी का, इसमें जो उनका बेटा होता है मन्नू, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो ही सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो दूसरा कथन जब हम देखते हैं, एक सेकंड भाई। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अतः उसे भला भटकाओ और असमंजस्य और अकेलापन भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से ये कथन है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों को हमें देखना है। तो पहला कथन है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। निजार, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इनके प्रमुख पात्र हैं। तो आपको बताना है सिंदूर की होली में केवल 2 अंक है, 2 अंक नहीं है। सिंदूर की होली के 2 से अधिक अंक है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। सिंदूर नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो दूसरा कथन सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला कथन जो है वो गलत है, असत्य है यानी, और दूसरा कथन सत्य है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें कथन और जो कारण है उसको देखना है, कौन सा सही दिया हुआ है और कौन सा नहीं। तो देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं दुर्भावनाओं को उजागर किया है। तो क्या ये कथन सही है? एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है शंकर शेष जी का, तो इसके संबंध में जो ये कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये भी बिल्कुल कथन सही दिया गया है। तो दोनों के दोनों ये कथन हो जाएंगे सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। क्या ये कथन सही कहा गया है? बिल्कुल सही कहा गया है। ये कथन जो शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में जो विद्यानिवास मिश्र जी थे, वे ब्रह्मानंद उपनाम से, किस उपनाम से चिट्ठियाँ लिखा करते थे? सरस्वती के संपादक में श्री नारायण चतुर्वेदी को किस नाम से चिट्ठियाँ लिखा करते थे? ब्रह्मानंद नाम से चिट्ठियाँ लिखा करते थे। कौन? विद्यानिवास मिश्र जी शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी के चिट्ठे की परंपरा में। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवित हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि ललित निबंध की जो विविध शैलियाँ हैं वो विद्यानिवास मिश्र जी के हाथों में जीवित रही। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन
ए की जो व्याख्या नहीं है, दूसरा एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए सही है, बी भी सही है, लेकिन ए बी की व्याख्या नहीं है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 89 89। यात्रा यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की भी। तो यात्रा यहाँ जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की भी, ये कथन क्या सही है? बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा देख लेते हैं। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी होती है। ये कथन क्या सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ये कथन सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको भी हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। निबंधों को सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, ये मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ। आप इनको लगा लेना सबसे पहले। इसी प्रकार से आएंगे ये गमवाई गंध गुलाब, फिर आम रास्ता नहीं है, फिर जीवन अज्ञात का गणित, और फिर चौथे नंबर पर उठ जाग मुसाफिर, चलती फगुनाहट ब्यौरे आम। इस प्रकार से ये निबंध जो है इनका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या, भाई इसके बाद जो है हमारा एक ये पैराग्राफ्स आ गया। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप जो है आंसर लगा सकते हो। सूफियों से संबंधित पैराग्राफ है, जो कि हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा को पढ़ते हैं। तो सूफी काव्यधारा से संबंधित थोड़ा सा ये पैराग्राफ है, तो आप इनको पढ़ करके आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो। क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ करके एक आंसर बताऊं तो जो है वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। वैसे मैं डायरेक्ट प्रश्नों को पढ़ करके आपको आंसर बताने की कोशिश करती हूँ। तो देख लेते हैं। राबिया नाम की जो साधिका शैतान से घृणा क्यों नहीं करती थी? राबिया नामक साधिका जो शैतान से घृणा क्यों नहीं करती थी? सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का बी। उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वे जो साधिका है वो शैतान से घृणा नहीं करती थी। तो दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना जाता है? सूफी मत के अनुसार पूछा हुआ है, मानव जीवन को किसका आवरण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आत्मा को। उसके बाद बात करते हैं आगे। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते थे? तो संगीत का जो उपयोग है सूफी संत किसके लिए करते थे? वो करते थे समाधि की सुगमता के लिए। उसके बाद बका की स्थिति में से क्या अभिप्राय है? तो बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है सूफियों के अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा आत्मा के आगमन में विश्वास करना ही बका कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 95। तो 95 में हम देखते हैं ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो ब्रह्म मिलन और यानी कि ईश्वर मिलन और मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों के अंतर्गत क्या कहलाती है? वो कहलाती है फना। बका और फना का कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये भी अगला भी एक जो ये दिया हुआ है पैराग्राफ, इसके भी आप लोग जो पढ़ करके आप आंसर लगा सकते हो। तो अगर पैराग्राफ के अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे तो मैं आपको यहाँ पर आंसर इनका बता सकती हूँ। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी। 1857 की स्वाधीनता की संग्राम से जो अनुच्छेद में हिंदी प्रदेश के नवजागरण का कब शुरू हुआ? तो 1857 की स्वाधीनता संग्राम से उसके बाद जो है उपयुक्त
अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीन संग्राम की विशेषता क्या रहेगी? तो इसकी विशेषता रहेगी इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। उसके बाद देख लेते हैं 98। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो किसे बादशाह बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। उसके बाद अनुच्छेद के अनुसार जो 1857 के संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका नेतृत्व किसानों ने किया, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 100। उपयुक्त अनुच्छेदों के अनुसार 1857 के स्वाधीन संग्राम में सामंतों की भूमिका क्या थी? तो इसमें सामंतों की भूमिका रही थी सामंत विद्रोह के नेतृत्व किसानों के सहायक थे। तो इस प्रकार से हमने NET 2023 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह जितने भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे नए पाठ्यक्रम के आधार पर सभी को थोड़े थोड़े प्रश्नों को करते हुए हम जो है करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको एक एक प्रश्नों को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगता जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है ऐसा कोई भी पार्ट होगा जहाँ से प्रश्न नहीं उठाया गया, क्योंकि प्रश्नों की संख्या पूरी से हमारी 100 है तो 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है। तो इसलिए आप लोगों को पाठ्यक्रम के साथ जो है अच्छे से समझते हुए आप लोगों को NET की तैयारी करनी है। और उन बच्चों के लिए भी ये जो प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे जो TGT PGT परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए एक प्रश्न NET में पूछे गए प्रश्न सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित क्लास इसी प्रकार निरंतर अभ्यास के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।